सब्जी फार्म में कभी आप जाकर देखिए, सामने जो सब्जी का सामने का रोड की तरफ का हिस्सा है ना, वो देखकर ऐसा लगा कि बिल्कुल ये आदमी बहुत ईमानदारी से सही तरीके से सब्जी की खेती कर रहा है, बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती कर रहा है। ये कि बहुत बुरी तरीके से रासायनिक खाद डाला जा रहा है, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है अंधाधुंध। और जो इस तरह के फल होते हैं, मतलब सब्जियां होती हैं, जैसे लौकी हुआ, खीरा हुआ, तुरई की हो, जो बेल में नार जिसको बोलते हैं ना, बेल में जो लटकते हैं, इस तरह की सब्जियां हुई। तो जैसे लौकी, इतना बड़ा लौकी है, बस इतना सा भी हुआ है, अब उसको 2 दिन में लौकी को निकालना है मार्केट के लिए। तो लौकी का जो डंठल होता है, लटका है, ने बेल पे लटका है, उनको पता नहीं कहां से सीख जाते हैं, मात्रा जान जाते हैं, वही हार्मोन इंजेक्शन के थ्रू उसके डंठल में ऊपर से इंजेक्ट कर देते हैं। वो हार्मोन उसकी डाल से पूरे उस सब्जी के अंदर जाता है, और जो सब्जी मतलब जो लौकी मतलब 10 से 12 दिन में, 15 दिन में तैयार होना होता है, वो 24 घंटे में इतने से इतना बड़ा हो जाता है। मतलब 2 दिन बाद ही वह सब्जी निकाल के मार्केट में बेच जाता है। खीरे को भी वैसे ही बढ़ा देते, तुरई को बढ़ा देते, करेले को इसी तरह बढ़ाया जाता है। गड़ाया हुआ है, उस पर सलाइन लटका हुआ है, और उस सलाइन में उन्होंने वो हार्मोन का इंजेक्शन डाल रखा है, और उसका जो सुई है वो उस नार में जो होता है ना, उसमें जैसे यहाँ पे नस में डाल के रखते हैं, ऊपर से सलाइन चलता है, इस तरह से लगा रखा है, और बूंद बूंद जा रहा है, ड्रिप लगाने लग गए। आप जानते हैं, आप जो बाजार में जो सब्जियां खाते हैं, ये जो सब्जी आप खाते हैं, इसमें सबसे जहरीला सब्जी कौन सा होता है पता है आपको? फूल गोभी की सब्जी। सबसे ज्यादा खाद और सबसे ज्यादा कीटनाशक फूल गोभी की सब्जी में डाला जाता है, हद से ज्यादा। जैसे हमारे यहाँ धान की खेती होती है, तो जैसे हम आषाढ़ में बारिश की शुरुआत में खेतों की जुताई करके धान की बुआई कर देते हैं, पौधे का रोपण कर देते हैं, उस वक्त 1 बोरी खाद डालकर हम रोपाई कर देते हैं। तो रोपाई के समय हम डालते हैं डीएपी डाल देते हैं या इफ्को डाल देते हैं, ज्यादातर लोग डीएपी डाल देते हैं। उसके बाद 2 से 3 बार 40 किलो 45 किलो यूरिया डालते हैं। धान की किस्में आई हैं, अभी कुछ बरस पहले ही आई है, प्रति एकड़ 40 न्यूनतम समर्थन मूल्य 2200 कुछ रुपए, मतलब 2200 रुपए से ज्यादा हो गए। 2013-14 में 1200 रुपए थे, 1200 कुछ रुपए थे, और 12-13 में, सन 12-13 में, 13 में और 14 में चुनाव हुआ था, जब माननीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनकर आए, प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर आए। उस दौरान उन्होंने एक रैली में कहा था कि मैं आने वाले 10 साल में किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, ये उन्होंने कहा था। जब उनकी सरकार बनी, पहली सरकार 14 में,
उस वक्त धान का एमएसपी मूल्य 1200 कुछ रुपए था और आज 10-11 साल के बाद धान का एमएसपी मूल्य है 2200 कुछ रुपए। तो डबल तो नहीं हुआ लेकिन 90% जरूर बढ़ गया। अब जैसे जैसे समर्थन मूल्य बढ़ता जा रहा है तो किसान के मन में उतना ही लालच आ रहा है कि इसकी पैदावारी को और किस तरीके से बढ़ाएं, और अधिक और ज्यादा खाद डाल रहा है। अब ये हो गया कि प्रदेश, अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो न्यूनतम समर्थन मूल्य दे ही रही है। अब स्टेट में ये हो गया, जो स्टेट की पार्टी है वो स्टेट में अपनी सरकार बनाने के लिए और भी घोषणा कर देती है। इतना तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें समर्थन मूल्य दे रही है, अगर तुमने हमारी पार्टी का सरकार बना दिया तो केंद्र सरकार के 2200 रुपए समर्थन मूल्य के साथ साथ हम आपको प्रति क्विंटल 500 रुपए का बोनस भी देंगे प्रति क्विंटल। तो समझ लो किसान के 1 क्विंटल धान की कीमत 2200 से हो गई 2700। अब 2200 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें दिल्ली सरकार से मिल ही रहा है, वो तो कभी बंद होगा नहीं, वो तो मिलना ही है। अब राज्य में ये पार्टी बोल रही कि हमारी सरकार बनी तो उस 2200 के साथ 500 रुपए बोनस हम देंगे। अपनी सरकार बनाने के लिए वो राज्य में जो पार्टियां होती वो घोषणा कर देती और किसान उनकी जाल में फंस जाते हैं, उनकी सरकार बन जाती है। अब वहां लाखों क्विंटल धान पैदा हो रहे, लाखों क्विंटल धान की पैदावारी, तो पूरे राज्य में शराब के सरकारी शराब के ठेके हैं मान लो 2000। अब उनका खर्चा बढ़ गया, तो वो शराब के ठेके 2000 से बढ़ाकर सीधा 3000 कर देते हैं। वो कर्जा सरकार के ऊपर या सरकार में जो मिनिस्टर मुख्यमंत्री जो भी है, जिस पार्टी की सरकार, उनके ऊपर कर्जा नहीं चढ़ता। जब राज्य की सरकारें कर्जा लेती है तो उस राज्य के एक एक नागरिक के ऊपर वो कर्जा चढ़ता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखिए, एक गांव में 1000 लोग हैं, 1000 लोगों की संख्या है। आपकी ग्राम पंचायत ने 10 लाख रुपए का कर्जा ले लिया। 10 लाख रुपए का कर्जा लिया तो पंचायत में जो सरपंच है और पंचगण है या वहां जो सचिव बैठा है, वो कर्जा उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। उस गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर वो कर्जा चढ़ता। प्रति व्यक्ति के ऊपर 1000 रुपए कर्जा है। इस गांव का प्रति व्यक्ति 1000 के कर्जे में डूबा हुआ है। कर्जा लेती है सरकार, लेकिन वो कर्जा नागरिकों की, जनता के सिर पर आती है, उनके ऊपर नहीं आती है, उनके पार्टी के ऊपर नहीं आती है। उनका क्या है, अगले चुनाव में बाहर दूसरी सरकार आती है, उसके अब वो पटाए, वो क्यों पटाए? दूसरी सरकार भी कर्जा लेती है, वो कर्जा भी जनता के सिर पे। अभी कर्जा पटाने वाले थोड़ी। जब कर्जे की वसूली होती है तो नुकसान किसका होता है? किसी पार्टी का नहीं होता है, जनता का होता है, हमारे राज्य का होता है। राज्य का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब वसूली की जाती है कर्जे की तो हमारे राज्य सारा डेवलपमेंट रुक जाता है, सड़कें बननी बंद हो जाती, सारा विकास कार्य थम जाता है,
सड़कें बननी बंद हो जाती है, गांव के विकास कार्य बंद हो जाते हैं, हॉस्पिटल बनी बंद हो जाती है, स्कूल भवन बनने बंद हो जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल का जो बजट होता है उस बजट में कटौती कर दी जाती है, शिक्षा विभाग के बजट में कटौती, मतलब बजट में कटौती कर दी जाती है। और बजट में कटौती होती है तो जनता को मिलने वाली सुविधाएं कम होती चली जाती है। एक तरह से कहिए जनता को मिलने वाली सुविधाओं की कटौती होती है। ये राजनीति जो है ना साहब, ये बहुत टेढ़ा होता है, बहुत पेचीदा होता है। हमारे देश के लोग जो हैं और ग्रामीण लोग बहुत भोले भाले होते हैं साहब, उनको ये सारी चीजें आसानी से समझ में नहीं आती और कोई किस तरह से समझाता भी नहीं है। समझ जाएगा तो वोट कौन देगा उनको? गांव के लोग भोले भाले होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं ऐसे लोगों को चुनकर, ऐसे लोगों की सरकार बनाकर। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य लगातार कर्जे में डूबता जा रहा है और छत्तीसगढ़ राज्य क्या हमारे देश के ज्यादातर राज्य कर्जे में डूबते जा रहे हैं। क्यों? मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। आज कहीं भी देखो, खासकर दिल्ली में देखो, आम आदमी पार्टी किसी भी राज्य में चुनाव होता, किसी भी राज्य में चुनाव, इनकी सबसे पहली घोषणा होती है अगर हमारी सरकार बनी तो बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, महिलाओं को बस में यात्रा मुफ्त। देखिए ये मुफ्त जो है ना, एक दिन इस जनता को इतना भारी पड़ने वाला है, इतना भारी पड़ने वाला है। धीरे 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 ये जो जनता है और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, कर्जे के इतने भारी बोझ में दब जाएंगे, इतने भारी बोझ में दब जाएंगे कि शासन के द्वारा जो सुविधाएं हमें प्राप्त, तो सारी सुविधाएं मिलनी बंद हो जाएगी। फिर पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में सब कुछ, हर चीज का निजीकरण हो जाएगा, सारा हर सिस्टम निजी हाथों में चला जाएगा और धीरे धीरे जा भी रहा। पहले स्टेट में जा रहा है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट में भी देखिए आप, केंद्र सरकार में भी देखिए, अब धीरे धीरे कई सेक्टर निजी हाथों में जा रहा है। बहुत से एयरपोर्ट की व्यवस्था निजी हाथों में चली, बहुत से बड़े बड़े रेलवे स्टेशन की व्यवस्था निजी हाथों में चला गया, क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं आ रहा है कि वहां की व्यवस्था में पैसा दे। तो क्या करे, निजी हाथों में उसको बेचा नहीं जाता, लीज पे दे दिया जाता है। और निजी हाथों में जाता है तो निजी तौर पर जो ठेके में लेता है, लीज पे लेता है, वो कोई धर्म कर्म करने के लिए तो लेता नहीं है, लेता वही है जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करने के लिए लेता है, पैसा कमाने के लिए लेता है। और उसके हाथ में आने के बाद वो पैसा वसूलता है हम आम लोगों से। जो प्लेटफार्म का टिकट हमें पहले 2 रुपए 5 रुपए में मिल जाता था, 50 रुपए में मिलता है। और प्लेटफार्म देखिए, एक चीज और देखिए आप, ये पीने का पानी है, बोतल जो बिकता है, ये आप सड़कों पे बाजार में खरीदोगे तो 20 रुपए का एक बोतल मिल जाता है, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, 20 रुपए का 1 लीटर का बोतल मिल जाता है। आप मॉल के अंदर चले जाइए, कोई भी बड़ा मॉल है, मॉल के अंदर चले जाइए,
आपको 70-80 रुपए से कम में नहीं मिल, वही है, वही ब्रांड है, वही पानी। माल के बाहर सड़क पे 20 रुपए में मिलेगा, माल के अंदर वो 80 रुपए में मिलेगा। सड़क पे 20 रुपए में मिलेगा। अब जो रेलवे स्टेशन प्राइवेट हाथों में चला गया, उस रेलवे स्टेशन के अंदर चले गए, वहां भी आपको वो 40 रुपए 50 रुपए। तो एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जो नेता, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर आपसे मुफ्त की बात करता है कि मैं मुफ्त में ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, आप सावधान हो जाइए और आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। अगर उसको आप समर्थन देते तो अपने आप को तैयार कर लीजिए कि ये अगर इसकी सरकार बनी तो ये हम पर और कर्जे का बोझ डालेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी और अधिक कर्जे में दबी हुई होगी, ये मानकर चलिए आप। तो जब भी किसी चुनावी सभा में जाओ, रैली में जाओ और कोई नेता मंच से बोल रहा हो हमारी सरकार बनी तो ये चीज मुफ्त में मिलेगी, आप समझ जाओ कि ये हमको कर्जे में दबाने की पूरी तैयारी में है। तो अपना भविष्य आपको तय करना है, ये मतलब इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। लोकतंत्र किसको कहा जाता है? डेमोक्रेसी कहते हैं ना, इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं। जनता के हाथों, जनता के द्वारा, जनता की होती है जब ऐसी तैसी, भैया इसी को तो कहते हैं डेमोक्रेसी। जनता के हाथों, जनता के द्वारा, जनता की होती है जब ऐसी तैसी, यही तो है डेमोक्रेसी। और क्या है डेमोक्रेसी? शेक्सपियर को जानते हैं, नाटककार था, बहुत नाम है उसका, नामी, बहुत प्रसिद्ध। शेक्सपियर ने पहले ही बोल दिया था कि लोकतंत्र मूर्खों का देश होता है। अगर वहां की जनता शिक्षित नहीं है तो लोकतंत्र उसी देश में सफल हो सकता है जहां की जनता जागरूक हो, शिक्षित हो, पढ़ी लिखी हो। अगर जनता शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, तो डेमोक्रेसी कभी सक्सेस नहीं होगा। नेता देश खा जाएंगे, नेता देश बेच खाएंगे।